आपने सियासत को कॉमेडी में कन्वर्ट करने की ये आपको आइडिया कैसे है? पाकिस्तान के तमाम मसाइल सियासत से निकलते हैं। कहा ये जाता है, ये तासुर है कि आप प्रो पीटीआई हैं। मैं प्रो अवाम हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक उन्होंने ये कह दिया है, ये YouTube एड रेवेन्यू से जो कमाई है वो हराम है। आप ये ना कहें सारा हराम है, आप कहें कुछ डॉलर्स हराम है। जिस दिन मैं कन्विंस हो गया मैं छोड़ दूंगा। वो कहते हैं मैं स्ट्राइक नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब आप स्ट्राइक क्यों नहीं लगा रहे? आप चाह रहे हैं मेरी वीडियो फैलती रहे। कि जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अच्छा, वो जो शेरू फट गया था वो सिर्फ शेरू नहीं फटा था, शेर फटा था। क्या कभी सियासत में आने का प्लान है? कि जो बदतमीजी कर सकता है, जो गालम गलोच कर सकता है, वो आगे आ सकता है। बिल बिल पाकिस्तान आपका गाना बहुत वायरल हुआ, बहुत पसंद किया गया। क्या बिल ज्यादा आ गया था? बिल ज्यादा आया है तभी तो बनाया है। कंटेंट क्रिएशन में रहते हुए कभी ऐसा मौका आया कि यार बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ ये भी 2-3 महीने पहले ही मैं सोच रहा था। शान के साथ काम करना मुश्किल है। It was not a good experience at all। वो मेरी दुनिया के जो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनमें से एक उन्होंने खास जगह बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नियो प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं खावर बुखारी। आज जो मेरे मेहमान हैं बिलाशुबा नाज़रीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब तो खैर मौसूफ खबरों में भी रहने लग गए हैं। मेरे मेहमान हैं जनाब ओन अली खोसा साहब। ओन अली खोसा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए ओन भाई कि ACCA का स्टूडेंट, CA किया, MBA किया, बरतानिया से मास्टर्स HR किया, ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ आप कहाँ से आ गए? CA तो नहीं किया। अच्छा। ACCA स्टार्ट किया था। ACCA से पहले एक होता है CAT होता है, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, जो डिप्लोमा होता है, वो किया था। और इसकी वजह ये है कि वैसे तो बचपन से ही मुझे कंटेंट का ही शौक था। बचपन से ही मैं कंटेंट, व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड, आप कह लें कि मैं कंटेंट उस वक्त से बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे टीचर थे मैथ्स के, उनके पास एक कैमकॉर्डर था, तो वो उनसे ख़रीदा मैंने, अब्बू ने ख़रीदा, ख़रीद के दिया। तो उससे फिर अपने कज़न्स के साथ मिल के मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता था और व्लॉगिंग भी करता था। सही। डेली व्लॉगिंग? डेली नहीं, आप वीकली कह लें, या जब कोई घर में कोई ख़ास इवेंट, बर्थडेज, शादी वगैरह, तो मैं कैमरा उठा के तो बनाना शुरू कर देता था। सही। तो वो मेरी एक साइड शुरू से ही एक थी। लेकिन साथ साथ आपको पता है कि एजुकेशन जो है वो सोसाइटी की भी डिमांड है और ज़रूरी है, तो वो साथ साथ चल रही थी। और ये ACCA MBA ये तो ज़ाहिर है इस वजह से, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए, नानो नमक के लिए, आर्टिस्ट के लिए आपके एजुकेशन सिस्टम में कोई ख़ास जगह नहीं। NCA में चला गया मैं। अच्छा, NCA में भी आप पढ़े? हाँ जी बिल्कुल। उस वक्त नया नया ही शुरू हुआ था। आई थिंक 2005 की बात है, 6 की बात है। फिल्म प्रोडक्शन का डिप्लोमा नया नया शुरू हुआ था शायद, वो मैंने उधर किया था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि फिर सोसाइटल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके ऊपर कि भाई, क्या सोसाइटल प्रेशर से? देखिए आपको पता ही है कि वालिदैन भी, अब ज़ाहिर है आपका अच्छा सोच रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं थी वो, एक आर्टिस्ट बनना। क्योंकि उस वक्त तो खैर मैं सिंगर बनना चाहता आप था। थिएटर करते थे या आप TV प्रोडक्शन पढ़ रहे थे? NCA में आपका कोर्स क्या था? फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन। हाँ, ठीक वो है। मैं पढ़ रहा था। तो खैर वो करके तो फिर वो खैर कंप्लीट नहीं कर सका मैं, इसी वजह से। अब वो जब कर लिया तो उसके बाद फिर कुछ और मज़ीद करना था, तो फिर मैं बाहर चला गया, लंदन चला गया। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। लंदन में आप कितना अरसा रहे? 2 साल 2 साल मास्टर्स किया, वापस आ तो गया। भाई वापस क्यों आ गए? ठीक है, वहाँ हर जगह के ना कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। वहाँ ठीक है, इस लिहाज से एक अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, कुछ चीज़ें वहाँ, एक कल्चर बड़ा अच्छा है, एक डाइवर्सिटी है, लोग एक्सेप्ट करते हैं डाइवर्सिटी को। लेकिन कुछ वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, वहाँ रेसिज्म का भी बड़ा चक्कर है। अच्छा। वो भी हमने फेस किया। स्पेशली वहाँ अफ़सोस का मुकाम है कि जो पाकिस्तानी वहाँ होते हैं ना, जो वहाँ के बॉर्न होते हैं, वो जो पाकिस्तान से आता है ना, वो उसको बड़ी गंदी नज़रों से देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस किए वहाँ। और भाई ये बताइएगा कि मैं तो आपको मैंगोबाज के दौर से देख रहा हूँ, ठीक है? मैंगोबाज में जब आप काम करते थे तो वहाँ आपकी जॉब थी मैंगोबाज में, या आप मैंगोबाज में क्या एज ए स्क्रिप्ट राइटर थे, क्या थे आप? मैं वहाँ एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर था कंटेंट प्रोड्यूसर। और वहाँ जॉब थी मेरी। जॉब। हाँ जी। तो आपने मैंगोबाज के बंद होने की वजह क्या बनी? कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे लोग थे, और अदील अफजल साहब को आज भी आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई बाहर चला गया है, कोई यहीं काम कर रहा है, तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बट वही जैसे मैंने कहा कि कुछ मेरे ख्याल से, ये मेरा अंदाज़ा है, जो मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह की। क्या उस वक्त मैंगोबाज ने ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया था? जो ट्रेंड्स चल रहे थे, एक तो वो वाइन्स वगैरह बनाते थे, फिर वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, बड़ी अच्छी भी चलती थी।
क्या ट्रेंड्स को फॉलो ना करना वजह बनी कि उनको शट डाउन करना पड़ा अपना पूरा सेटअप ही? मेरे ख्याल से मैंगो बाज़ में जो उनकी ऑडियंस थी ना, जो उनकी टारगेट ऑडियंस थी, वो वैसी छोटी ऑडियंस है। यानी जो बर्गर ऑडियंस है ना, वो वैसी एक पाकिस्तान में एक छोटी ऑडियंस है। तो लेकिन ये है कि अगर आपका कोई वीडियो इतनी चल जाए जो इंडिया पहुंच जाए, तो ऐसी वीडियोस थी जो इंडिया पहुंच जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा चलती थी। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं आज खुद एक यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब की अगर कमाई देखूँ, तो मैं अगर मैं मैंगो बाज़ जैसी कंपनी चला रहा होता तो शायद मुझे भी बंद करनी पड़ जाती, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, आपने सैलरीज इतने ज़्यादा लोगों को देनी है, लेकिन अगर आप व्यूज़ उस तरह से नहीं आ रहे तो फिर वो आप सस्टेन नहीं कर सकते। कॉमेडियन की नज़र से नहीं देखा, हमेशा सटायरिस्ट की नज़र से देखा है। आपके कंटेंट में एक मैसेज होता है, आपने सियासत को कॉमेडी में कन्वर्ट करने की ये आपको आइडिया कैसे आया कि इस तरह भी लोगों को कन्वे किया जा सकता है मैसेज? ये मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मैं जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ। ये मे बी इसकी वजह ये है कि मैं जब देखता हूँ ना प्रॉब्लम्स, तो खामोश रहना मेरे अंदर नहीं है कि कुछ मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ, चाहे कुछ भी किसी के साथ गलत हो रहा हो, तो खामोश बैठना मेरे अंदर नहीं है। अब बोलना है बिल्कुल। अब बीइंग एन आर्टिस्ट तो एक अपॉर्चुनिटी है। सियासत पे कंटेंट बनाने की वजह ये है कि मैंने कहीं और भी कहा था कि अगर आप गौर फरमाएं तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल सियासत से निकलते हैं, मसले सियासत से ही निकल रहे हैं, और लेकिन उनका हल भी सियासत में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में है, या तो ये आपका है या फिर आप इसको रेंट दे रहे हैं, उसका ताल्लुक पॉलिसीज़ से है, हुकूमती पॉलिसी से है उसका ताल्लुक। आप कोई टैक्स दे रहे होंगे, आपकी लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ आप बिल अदा करते हैं, क्या उधर भी सियासत का अमल दखल है या नहीं? तो हर प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो पॉलिटिक्स है, और इसका हल भी पॉलिटिक्स में। तभी हम स्ट्रगल करते हैं, इलेक्शंस करते हैं कि भाई कोई बेहतर आए। तो अव्वल तो ये कि मसाइल का हल पॉलिटिक्स में है, सोर्स भी पॉलिटिक्स है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बैकलैश कभी किसी पार्टी से तो नहीं आया। बहरहाल ये है कि हाँ, नीचे कमेंट्स आ जाते हैं, कमेंट्स हर तरह के आते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं कभी बुरा नहीं बनाता। एज़ लॉन्ग एज़ कमेंट्स के अंदर तहज़ीब हो, तहज़ीब के दायरे को आप मलूज़ ख़ातिर रखें तो ठीक है, वरना फिर मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट काम नहीं करता। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई बिलो द बेल्ट कमेंट्स भी ना करे। और ट्विटर पे भी जब भी किसी जैसे ट्विटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कोई ट्वीट करता हूँ, तहज़ीब के दायरे में करता हूँ, बिलो द बेल्ट कुछ नहीं करता। नीचे कभी कभी लेकिन अगर इस तरह के कमेंट्स आ जाएँ जो गालम गलोच हो जिसमें, तो मैं सिर्फ उनको ब्लॉक करता हूँ। अच्छा। अगर कोई मेरे ऊपर मजाक कर रहा है, ये कहा यह जाता है, ये तासुर है कि आप प्रो पीटीआई हैं, क्या ये सच है? मैं प्रो अवाम हूँ, प्रो पाकिस्तान हूँ, प्रो डेमोक्रेसी हूँ, और मैं प्रो नौजवान हूँ। सबसे बड़ी बात ये, मैं प्रो नौजवान हूँ, क्योंकि देखें नौजवान जो है ना, इस मुल्क का फ्यूचर नौजवानों के हाथों में, बुजुर्गों के हाथों में नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। नौजवान फ्लेक्सिबल होता है, नौजवान गलतियों से सीखता है। बुजुर्ग होगा तो वो ज़रा वो पुराने स्टाइल का होता है, वो ज़रा अड़ जाता है, वो सीख नहीं सकता। इसीलिए मैं जेनजी कंटेंट बनाते हैं आप? जेनजी कंटेंट जेनजी कंटेंट तो मैं हाँ, अगर जेनजी, वैसे मेरी जो आप ये कह लें कि टारगेट मार्केट जो है ना, वो ये है कि 25 से शुरू होती है, वो ठीक है, उससे नीचे नहीं है। 25 से शुरू होती है और 45 तक जाती है, और बहुत कम 65 तक भी चली जाती है। अच्छा ओन भाई, ये बताइएगा कि आपकी जो वजह शोहरत है वो तनकीद करना है। आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई ऐसे जो बिल्कुल ही नाकिस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर तनकीद करते हैं, ठीक है? तो ये आप स्क्रिप्ट लिखते हैं या आप अखबार से उठा लेते हैं कोई खबर, या आप ये खबर उठाते कहाँ से हैं? क्या आपका आइडिया डेवलप कैसे करते हैं? अखबारों का दौर तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका, अब तो अखबार कोई नहीं पढ़ता, मतलब हम तो नहीं पढ़ते, ठीक है। और उसके बाद टीवी एक सोर्स था, टीवी भी अब मैं तो नहीं देखता, शायद नौजवान अब टीवी नहीं देखते, क्योंकि टीवी सिमट कर अब आपके सोशल मीडिया पर आ चुका है। और टीवी से भी ज़्यादा न्यूज़ का जो सोर्स है ना मेरा, एक तो हमारे जो जर्नलिस्ट अब यूट्यूब करते हैं, जी, बहुत से नॉन जर्नलिस्ट भी हैं, नौजवान जो यूट्यूब पर आए हैं, जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे भी मैं सीखता हूँ, उनसे भी न्यूज़ मिलती है। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा जो न्यूज़ का ज़रिया है ना इस वक्त पाकिस्तान में, जो कि बैन भी है, वो ट्विटर है। ठीक है। तो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं कोई? देखें, एक मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लिख नहीं सकता, मैं लिखता नहीं हूँ,
ठीक है, लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील करता हूँ मैं लिखने से। शूट करते कैसे हैं? तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ सोचता हूँ, स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में होता है और मैं अब परफॉर्म कर रहा हूँ, खुद खड़े हुए परफॉर्म कर रहा हूँ, रिहर्स कर रहा हूँ उसको, कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, इतना कि मुझे स्क्रिप्ट अब याद है। सही। लेकिन फिर भी इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन सब की टाइमिंग याद रखना, एक्सप्रेशंस को याद रखना। हम्म। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक्सप्रेशंस कितने रह घं- जाते हैं, बाद में दोबारा करना पड़ता है। कितने मिनट की वीडियो है, कितने घंटे में बनती है? अगर 4 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो है, तो कितने घंटे में बनती उफ़! 5 मिनट की तो पता नहीं, मैं सोच नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कम ही है जो मेरी 5 मिनट की गई होंगी। है? मेरा जो एवरेज टाइम है 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट रहता है और वो भी इतना इंतहाई मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पहले एक के डायलॉग बोलना, फिर अच्छा 6-7 कैरेक्टर बैठे होते हैं, तो वो सबके डायलॉग्स आप बारी-बारी बोलते हैं सब? एक कैरेक्टर बैठेगा, आप हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ बैठा रहूँगा, एंड तक यहीं बैठा रहूँगा, शुरू से एंड तक जितनी लाइन्स हैं बोल लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ बैठ जाऊँगा आके, अब कैमरा यहाँ लगा लूँगा, तो अब शुरू से आखिर तक वही लाइन्स मैं अपनी बोलूँगा, एक्सप्रेशंस के साथ। अच्छा, आप पिछले दिनों खबरों की ज़ीनत बने रहे। आपका आपका कंटेंट की ख़ासियत ये है कि आपका कंटेंट आवाम के साथ रिलेट करता है। कहका नहीं आता, लेकिन ज़ेर-लब बंदा मुस्कुराता है कि यार ये मेरे साथ हो चुकी है बात। बिल बिल पाकिस्तान आपका गाना बहुत वायरल हुआ, बहुत पसंद किया गया। इसकी क्या कहानी है? ये आपने कैसे सोचा, कैसे बनाया? आपका बिल ज़्यादा आ गया था? बिल तो ऑब्वियसली बिल ज़्यादा आया है, तभी तो बनाया है। और अब बात ये है कि मेरा तो चलें, अपनी तो जैसे तैसे कट कट जाएगी, जाएगी। लेकिन जो बेचारा गरीब है, हुँ। उसका ये ख्याल आता है कि यार मैं हैरान होता हूँ कि ये किस तरह से बर्दाश्त कर रहे होंगे। जो एक पंखा चला रहा है ना घर में, उसका बिल 15-15 हज़ार आ रहा है, तो ये एक बड़ी चीज़ खटकती थी। अच्छा, बाय द वे, तो इस वजह से मैंने बिल बिल पाकिस्तान बनाया था। बिल बिल पाकिस्तान बाय द वे मैंने लास्ट ईयर बनाया था, हुँ। ठीक है? लेकिन वो म्यूज़िक के बगैर था और उसके लिरिक्स भी कुछ और थे। ठीक है। वो इस तरह था कि ठंडे कमरे और प्रोटोकॉल, ऐसे मज़े हैं कहाँ और, हाँ, बढ़ते रहें ये ये बेनिफिट्स, चाहे भाड़ में जाए सारी अवाम। सारी हो। तो वो था, लेकिन वो उस वक़्त उसको इतनी हाइप नहीं मिली क्योंकि उसमें म्यूज़िक की कमी थी। आप ये बताएं ऑन भाई कि कभी इस फील्ड में रहते हुए, कंटेंट क्रिएशन में रहते हुए, कभी ऐसा मौका आया कि यार बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं करना चाहिए अब? हाँ, देखें, एक फ़ैमिली के प्रेशर्स तो होते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो? किसी यानी तो ज़ाहिर है एक बैकलैश, एक आपके घर वाले ही आपसे कहते हैं कि यार कोई नॉर्मल कंटेंट बनाएँ, बस हँसाएँ लोगों को। लेकिन जैसे अब डेली व्लॉगर्स हैं, वो ऑडी ई-ट्रॉन ले रहे हैं, लोग V8 ले रहे हैं डेली व्लॉगर्स। तो आपने भी कभी सोचा कि मैं सोशल मीडिया पे वायरल तो हूँ ही, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, क्यों ना मैं डेली व्लॉगिंग ही करूँ? देखें, पैसे कमाने का दिल किसका नहीं करता? हर किसी का करता है, मेरा भी करता है। लेकिन हर इंसान की ना अपनी कोई लिमिट्स होती हैं, मेरी कोई लिमिट्स हैं। और वैसे भी मैं एक सादा-सा बंदा हूँ और मेरी बहुत कम नीड्स हैं, सिंपल नीड्स हैं मेरी। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मेरे पास प्राडो हो या मेरे पास 10 कनाल का घर हो। तो मेरी जो ज़रूरियात हैं वो बहुत थोड़ी हैं, इस वजह से भी। और दूसरा ये है कि मैं ऐसा कंटेंट नहीं बना सकता जिससे माशरे में कुछ एक गलत मैसेज जाए, यानी दैट वुड बी इर्रेस्पॉन्सिबल। और मेरा तो जो टैगलाइन है पेज की, वो है ही रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट। शुरू से मैंने ये रखी है, तो मुझे बड़ी पसंद है ये। तो मुझे रिस्पॉन्सिबल रहना है, आवाम को एक पॉजिटिव मैसेज देना है। हम वो बात जो ड्राइंग रूम में करते हैं ना, मैं भी अपने दोस्तों में, हम भी करते हैं बातें, हर तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब आप कैमरे के सामने, जब आपकी ऑडियंस है, आपको सुन रहे हैं लोग, फिर आप इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। सॉरी, आपने कहा था कि कभी ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 महीने पहले ही मैं सोच रहा था कि यार मैं, देखें एज़ अ यूट्यूबर, ये आप बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे ना, हर किसी की लाइफ में एक वक्त आता है वो बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं, ठीक है? इरफान जुनेजो साहब का भी आपने देखा होगा, इवन रज़ा समूम ने भी अपना कुछ चेंज किया, अभी बीच में कंटेंट चेंज किया। लोग थक जाते हैं कि यार पे आ गए हैं वो तो। लोग देखते हैं कि यार, मैं भी देखता हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये व्यूज़ हैं और ये लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे, तो यार मुझे भी नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे तो बता दूँ। स्टोरी बताइए। तो खैर मैं सिनेमा में गया, मुझे क्योंकि लाइटिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा यार, मुझे था कि जब मैं छोटा था तो मुझे सिंगर बनना था। जूं मैं जवान हुआ तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। अच्छा। तो इस वजह से मैं सिनेमा में गया ताकि मैं लाइटिंग वगैरह सीख सकूं। तो उधर रहम पे ही अल्लाह रखा साहब गैफर, बड़े अच्छे, जिन्होंने मौला जट की भी लाइटिंग उन्होंने की है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो पहली फिल्म पे तो बड़ा मज़ा आया, रहम पे बहुत मज़ा आया।
द टीम वाज वेरी प्रोफेशनल, यूके से आई हुई थी टीम, और आई थिंक मटीला फिल्म्स वाले थे वो। अच्छा मटीला जिंदा भाग गालिबन उनकी मूवी थी जो उन्होंने की थी पहले। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन उसके बाद जब मैं ज़रार में गया शान शाहिद साहब की, इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एट ऑल। वो मेरी दुनिया के जो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनमें से एक उन्होंने ख़ास जगह बनाई है। शान के साथ काम करना मुश्किल है? शान साहब के साथ ये है कि मैं पर्सनली तो उनको इंडिविजुअली पॉइंट आउट नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो कल्चर था ना जैसे आपको पता है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना, बिल्कुल वही हिसाब था, वही हिसाब था। जो रहम फिल्म थी उसका एक यूँ समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर वाला हिसाब था, यानी टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे मुआवजा मिलना। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट ज़रार का थोड़ा सरकारी कल्चर था, सरकारी कल्चर, ठीक है। वहाँ एक एलीट क्लास थी, ठीक है, वो एक और क्लास है, नीचे वाले इन्फीरियर लोग हैं, ठीक है, ऊपर के लिए स्पेशल खाना है, नीचे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ इस तरह से था। रहम पे ये नहीं था, नहीं था। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि यही आप मेरे कंटेंट में भी देखें ना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल, मुझे नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो वहाँ वो कल्चर था। तो फिर अब बात ये है कि फिर वो ना टाइम आने का तो पता है, जाने का पता नहीं है। फिर एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ मेरे साथ कि मैं सुबह हार्ड ड्राइव्स मेरे पास होती थी, सुबह का आया, वो अगले दिन की सुबह हो गई, तो वो मैं घर जाना है, नींद आ रही है, रास्ते में चपेड़े मार रहा हूँ खुद को कि किस तरह जागता रहा हूँ गाड़ी में। घंटे का सफ़र है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से समनाबाद तक, ड्राइव करके आप आ रहे हैं, ड्राइव करके आ रहा हूँ, चपेड़े मार रहा हूँ, जागता रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने स्किप कराया, प्रोड्यूसर को हार्ड ड्राइव्स नहीं दी मैंने, घर जाकर मैं सो गया। खैर फिर उठा, उनकी कॉल्स आई हुई थी, फिर मैंने जाके वापस की, बट उसके बाद मुआवजा नहीं मिला। सो कितने पैसे थे आप? यार देखो अजीब बात थी, मैं पूछे जा रहा था, बता भी नहीं रहे थे। अच्छा। बताते भी कुछ नहीं थे, फिर मिला भी कुछ नहीं। उससे फ़ोन करो तो उससे मांग लो, उससे फ़ोन करो तो उससे मांग लो। खैर मैं ज़्यादा यानी इतना मुझे है नहीं कि मैं पीछे पड़ूँ ज़्यादा। और भाई ये बताइएगा कि अभी आज की डेवलपमेंट है, डकी को गिरफ्तार कर लिया, तो एक इंटरटेनर को, एक बेज़रर सा डेली व्लॉगर जो अपनी ऑल फॉल हरकतों से लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लेना क्या मुनासिब बात है? इसके बारे में मुझे कल खबर मिली और अभी मीडिया पर नहीं थी, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस वक्त तो पता ही नहीं था कि कौन आया, कौन ले गया। तो मुझे जो था ना, मैंने जिनसे बात हो रही थी, मैंने कहा यार अल्लाह ना करे कोई डाकुओं का चक्कर ना हो, कोई रैंसम के लिए, क्योंकि आप खुद नुमाई भी कर रहे हैं ना, इतना आप दिखा रहे हैं कि आप पास इतना पैसा है, बिल्कुल, तो आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। तो मुझे ये था कि बैरियर टाउन में ये वाक़यात होते भी रहते हैं, तो मुझे था कि कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का वाक़या ना हो कि कोई डाकू शाकू रैंसम का मामला हो। तो लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं था। क्या वाक़या क्या है? पता ये लगा कि जो बज़ाहिर न्यूज़ आई है वो ये कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने कोई नुमाइश की थी असलहे की नुमाइश की थी अपने सोशल मीडिया पर, तो उस वजह से उनको, वो क्योंकि जुर्म है तो इस वजह से उनको ले गए थे, यही पता है। आप बरतानिया में भी रहे हैं, वहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कितना अच्छा लगता है ये लफ्ज़। आप पाकिस्तान में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोलने दिया जाता? एक्सप्रेशन की इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं? इतनी कदगन क्यों है यहाँ पे? हम एज ए मुआशरा क्या आप समझते? क्योंकि हम एज अ कौम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने इंडिविजुअली सिर्फ अपना सोचते हैं। मेरा घर, मेरा बार, मेरे बच्चे, मेरी जायदादें, और यही वजह है कि ज़ाहिर है फिर पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो अपने लिए बनाते हैं। कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हुक्मरान बिजनेस कर रहा है, ये क्या बात है ये? नीशे ने भी कहा है कि लोग सच इसलिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपनी इल्यूजन्स को टूटता हुआ देखते हैं, जो उन्होंने माइंड एक बनाया था उसको टूटता हुआ देखना। आपकी वीडियोस में भी सच दिखाया जाता है और तनकीद की जाती है, शायद इस वजह से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जिनके खिलाफ अगर कोई वीडियो लग जाए तो। यार ये वैसे एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ मैंने देखा है ओवर द ईयर्स। आज कल अदम बर्दाश्त माशरे में बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो जोक्स हम बड़े मज़े से कर लिया करते थे, आज हर कोई ऑफेंड हो जाता है, हर कोई हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले हम सिख भाइयों के जोक होते थे, पठान भाइयों के जोक होते थे, कोई पंजाबी भाई का जोक, शेख का जोक हो गया, शेख अनाई कंजूस होते हैं ये, हाँ ये फीचर्स। आज अगर आप करें तो नीचे आपको कमेंट्स आ जाते हैं, आप रेसिस्ट हैं। तो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ऑन दी अदर साइड हमें ये भी देखना है कि हमें
जोक्स भी तो एक तहजीब में रहकर करने हैं ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा माशरा सेंसिटिव हो गया। अब इसकी वजह ये भी हो सकती है, जाहिर है पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब जो सोशल मीडिया आ गया है तो फिर वाजे होना शुरू हो गया, हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा ये बताइएगा, आपका ताल्लुक भी तंज़ो मज़ाक से है, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान से अब तंज़ो मज़ाक ख़त्म हो चुका है? मतलब कि अगर आप देखें कि पंजाब की मैं अगर बात करूं तो पंजाब में एक ही इंटरटेनमेंट है, एक ही एक्टिविटी है लोगों के पास तंज़ो मज़ाक के हवाले से कि चलो यार स्टेज ड्रामा देखते हैं जाके। अब वहाँ पे स्टेज ड्रामे में जो एक्टर हैं वो टीवी पे जब बैठते हैं तो टीवी पे वो 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं, पैसे इतने ज़्यादा लेते हैं। स्टेज पे जब वो जाते हैं तो वो एक वल्गर, एक अडल्ट कॉमेडी करते हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान से अब तंज़ो मज़ाक ख़त्म हो चुका है? थिएटर जो है, स्पेशली पंजाबी थिएटर, मैं तो नहीं देखता, मैं उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं देखता हूं कि बचपन में हमारे घर कैसेट्स आया करती थी, वीसीआर की कैसेट्स आया करती थी, और उसमें हम थिएटर बाकायदा देखते थे। और उमर शरीफ साहब होते थे, मोइन अख्तर साहब भी होते थे, तो उस वक्त हम थिएटर को एंजॉय करते थे। आज आप देखें कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके घर में थिएटर की कोई सीडी पड़ी होगी या आपके पास अगर कोई निकल आए तो क्या लगेगा? ये इतना अनफॉर्चुनेट है। तो हमारा कल्चर था, स्टेज हमारा कल्चर था, उस पे कल्चर प्रेजेंट होता था। हाँ, अब देखें वही ना, जितना माशरे में मटीरियलिज्म बढ़ रहा है, पैसों का लालच, बस पैसे के लिए काम करना, तो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो इसमें आसानी है, वल्गैरिटी में बड़ी आसानी है। अच्छा आप इवन इमेजिन करें यार, मेरा भी दिल करता है, ठीक है, एज एन अडल्ट मेरा भी दिल करता है मैं भी कोई बात कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लोग सुन रहे हैं, माएँ बहनें सुन रही हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। कभी हो भी जाए ना तो नीचे कमेंट्स आ जाते हैं, ये आपने क्या किया है, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इतना अफसोस होता है मुझे कि यार ऑन व्हाट हैव यू डन ब्रो, नहीं करना चाहिए था ये। तो इसी तरह फिर मैं तो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ, और एक जिम्मेदारी आपको, यानी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अनफॉर्चुनेट है जो इस वक्त कल्चर है, थिएटर का कल्चर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, गालम गलोच, और जाहिर है फिर सोसाइटी भी सुन भी रही है ना। और भाई टीवी पर जो कॉमेडी हो रही है, अब जैसे आफ्ताब इकबाल साहब बहुत बड़ा नाम है टीवी का, और वो मौजूद हैं इन कॉमेडी शोज़ के। अब उनके शोज़ में जो कॉमेडी होती है, थप्पड़ मार के किसी को या जूता मार के या किसी मैं अब लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, ओ सालिया, ओ तेरा बहनोई है, मतलब कि किसी को थप्पड़ मार देना, काले का मजाक उड़ा देना, यही कॉमेडी, इस पे वो लाफ्टर लेते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये हमारी कमजोरी है कि हमारे देखने का स्टाइल अंग बदल गया है, हम लोग शायद समझते हैं कि यही कॉमेडी रह गई है, यही तंज़ो मज़ा रह गया है? आप इस बारे में ज़रा लफ्ज़शाई कीजिए। देखें, इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक तवाम है, एक बनाने वाले हैं, एक देखने वाले हैं। देखने वाले, आपको पता है हमारे माशरे में एजुकेशन की बहुत कमी है, ठीक है, तो जाहिर है जब एजुकेशन की कमी होगी, अवेयरनेस की कमी होगी, तो फिर लोग भी इस तरह का कंटेंट सुनना चाहेंगे। और ये आपको बताता है कि हमारे जो बुज़ुर्गान हैं, हमारे जो वालिदैन हैं माशरे में जो हैं, वो उनकी यानी एक तरबियत पे एक सवाल उठाता है। अनफॉर्चुनेट, बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा कि ये एक उनकी तरबियत पे एक क्वेश्चन मार्क है। सिस्ट्रोलॉजी हैं, डकी हैं, अब ये जो जैसा कंटेंट ये बनाते हैं, जब बच्चे सारा दिन ये देखते हैं, वो वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो देखते हैं फिर वही बनते हैं। वो कोई स्किल सेट नहीं है, कोई स्किल नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपने कैमरा उठाना है और आपने ऑल फॉल हरकतें करनी है और आप वायरल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आगे आने वाली नस्ल ख़राब कर रही है। देखें, एक तो बात ये है कि उनको एक तरीका मिल गया, अपना रूटीन वो दिखा रहे हैं और उनको लग रहा है कि इससे करोड़ों रुपए आ रहे हैं। लेकिन ये भी है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होता कि ये करोड़ों क्यों कमा रहे हैं, ये भी हमारी नेचर है, ठीक है। मैं किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा, अब इन पे मैं आऊँगा। इंतहाई गैर जिम्मेदार कंटेंट, इंतहाई गैर जिम्मेदार। लेकिन थोड़ा सा मैं इनको मार्जिन, जहाँ भी जाता हूँ ये कहता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दूंगा क्योंकि अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे हैं तो थोड़ा सा इनको मैं मार्जिन देता हूँ कि हम भी इस उम्र में केयरलेस हुआ करते थे, लाउबाली हुआ करते थे। जो ये बड़े होंगे
ये भी सीखते जाएंगे। सीखते जाएंगे। सो बाकी है कि बाकी हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का हमारा भी ये काम है कि हम अपनी तरफ से आगाह करें आवाम को कि आपने इससे बेहतर कंटेंट देखें, अपने वैल्यू ऐड करें ना, वो कंटेंट वो हो। कोई मैसेज ऐड करें, कोई चेंज प्रपोज हो, कोई ऐसा कंटेंट। हाँ, मैंने एक और जगह भी कहा था कि देखें ये जो कंटेंट बना रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी है, डकी हैं, आप करते रहें, कंटेंट बनाते रहें, लेकिन बीच बीच में कोई रिस्पॉन्सिबल कंटेंट, जैसे कराची के साहिल पे जाके आज हम सफाई कर रहे हैं, आज हम ईदी सेंटर जाके यतीम बच्चों के पास हैं, आज हम बेवाओं के सेंटर में हैं, आज हम ओल्ड एज होम में हैं, ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आप नौजवान नस्ल को गाइड भी तो कर सकते हैं, एक पॉजिटिविटी भी तो फैला सकते हैं, तो आप वो ज़रूर फैलाएं। और भाई ये बताएं कि मुबल्लिग इस्लाम आ चुके हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर जाकिर नाइक, उन्होंने ये कह दिया है, ये फतवा ही समझ लें कि YouTube एड रेवेन्यू से जो कमाई है वो हराम है। अच्छा, जाकिर नाइक साहब के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, उसमें एक ये भी है, एक और भी उन्होंने जो सवाल किया एक खातून ने, वो भी है, उस और फिर वो उस पर भी आएंगे। बट ये है कि जहाँ तक YouTube की कमाई का ताल्लुक है ना, देखिए मैं एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मैं तो बहुत ख्याल करता हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपकी कमाई हलाल या हराम तो नहीं है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत केयरफुली देखता हूँ, और जब भी कोई कहता है ना हराम है, तो मैं बजाय इसके कि मुझे गुस्सा आ जाए, मैं तो फ़ौरन ये देखना शुरू कर देता हूँ कि यार क्या वाकई अगर ऐसा है, मुझे भी सोचना है, आखिर कल को मैंने मरना है, जवाब देना है, तो मैं तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं हराम कमाऊँ। मैंने कई बार, आप ये देखें, मेरा ना एक स्टूडेंट अकाउंट बना हुआ था, छोटा था मैं जब यूके जाने से पहले। अब वो एक करंट होता है, दूसरा सेविंग्स अकाउंट होता है। अच्छा, वो हुआ हुआ था। अब कई साल तो मैंने उसकी केयर नहीं की, लेकिन एक दिन मुझे अचानक ख्याल आया कि यार ये कहीं, मुझे डाउट हुआ, तो मैंने उसको करंट करवा लिया, क्योंकि उस पर प्रॉफिट आ रहा था, तो मैंने इस डर से करवा लिया। तो मैं तो, अच्छी बात है अगर आप केयर करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, तो इससे पहले ये बात, जाहिर है ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी करते हैं कि ये हराम है, गामदी साहब ने भी, कुछ उनका यूट्यूब पे ही है। अच्छा, इसमें एक कुछ बातें हैं, जिस दिन मैं इस पे रिसर्च करता रहता हूँ, मैं अभी तक इस पे कन्विंस नहीं हुआ सही कि ये हराम है। जिस दिन मैं कन्विंस हो गया, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। लेकिन बात ये है कि अभी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, मुझे कुछ डाउट्स हैं। अभी कल मैं देख रहा था, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी वो आपको कहेंगे ना कि ये हराम है, तो वो आपको कहेंगे जी शराब की ऐड आ रहे हैं, शराब की ऐड आ रही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने ऐड आते हैं शराब के? एक तो पाकिस्तान में तो आएंगे नहीं, पाकिस्तान में तो आएंगे, बाहर की ऑडियंस बहुत कम है, ठीक है, तो बहुत कम आएंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि चंद डॉलर्स हराम है? चंद डॉलर्स हराम, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक बात है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि यूट्यूब को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट करें और बिल्कुल इंसाफ से बात करें। आप ये ना कहें सारा हराम है, आप कहें कुछ डॉलर्स हराम है। अब कल मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी, जाकिर नाइक साहब का मैं वीडियो देख रहा था, उनका बयान पाकिस्तान वाला देख रहा था, लेकिन मैं जियो टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख रहा था। अच्छा, उस पे उनका बयान आया तो बीच में खवातीन आ गई, किसी क्लोथिंग ब्रांड का। अच्छा, वो ऐड था, उसमें वो गा रही हैं, बेपर्दा भी हैं, डांस भी कर रही हैं, गा भी रही हैं। मैंने ये सोचा, जाकिर नाइक साहब का अपना चैनल तो वो कह रहे हैं नहीं है, मोनेटाइज नहीं है, लेकिन मुझे वो ये बताएं कि ये जो आपकी स्पीच पर यहां ऐड चल रहे हैं, इनको जो लोग देख रहे हैं, क्या इसमें आपका हिस्सा नहीं बनता? अगर शराब का कोई एक ऐड जनूबी अफ्रीका में या यूके में, यूएसए में कहीं आ गया है, तो मेरी तो सारी कमाई हराम हो गई। लेकिन यहां मैं बड़े एहतराम से जाकिर नाइक साहब की मैं इज्जत करता हूं कि यहां क्या आपका हिस्सा नहीं बनता? अच्छा, उनका मैंने बयान भी सुना, उन्होंने कहा मैंने तो कहा है कि उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो जो मर्जी यूज करता है करे, उससे पैसे कमाए, मैं नहीं करूंगा। माजरत के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। वो कहते हैं मैं स्ट्राइक नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब आप स्ट्राइक क्यों नहीं लगा रहे? आप चाह रहे हैं मेरी वीडियो फैलती रहे, वायरल होती रहे। तो अब आपने, जाकिर नाइक साहब ने ये खुद फैसला करना है कि क्या आप अपनी पॉपुलैरिटी को रोकना चाहेंगे? किस चीज के लिए? इसके लिए कि कोई दूसरा हराम ना कमाए, आपके एड्स पर, आपकी वीडियो पे कोई हराम ऐड ना देख रहा हो। अब ये जाकिर नाइक साहब के लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से।
दूसरा ये कि वो एक खातून पश्तून खातून के सवाल पर जिन्होंने पीडोफाइलिया पे उनसे बात की कि हमारा जो मुआशरा है वो ये कहता है कि हमारा मुआशरा इस्लामी है, लेकिन वहाँ पे पीडोफाइलिया बहुत ज़्यादा है। तो उस पे वो इतना भड़क उठे कि उन्होंने उसको बाकायदा डाँटा उस खातून को, फिर बाद में उसकी जस्टिफिकेशन भी उन्होंने दी। क्या कभी सवाल भी गलत होता है? अगर सवाल गलत होता है तो उनका गुस्सा करना जायज़ है, अगर सवाल करने की तो फ्रीडम होनी चाहिए। बिल्कुल सवाल उनका बिल्कुल सही था। मैं ज़ाकिर नाइक साहब के लिए हुस्न ज़न रखते हुए ये कह सकता हूँ कि उनको ये लगा कि सवाल बेहतर तरीके से होना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो खातून कह देती कि वहाँ के हमारे एरिया के मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान हैं, तो उनका सारा सवाल बिल्कुल ठीक हो जाता। ज़ाकिर नाइक साहब की नज़र में, मेरी नज़र में बिल्कुल वैसे भी ठीक है। ठीक। क्योंकि क्यों ठीक है? आप इतने सीनियर हैं, आप रिस्पेक्टेबल हैं, आपकी बहुत खिदमत है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप जिस लेवल पर हैं ना, वो आपसे छोटी हैं। आप बड़े आराम से कह सकते थे कि आपका क्वेश्चन सही नहीं है, आप इसको इस तरह कर लें, ये भी तो कह सकते थे। वो उन्होंने कहा ना कि वो मुसलमान ही नहीं है, आपने क्यों कहा कि वो मुसलमान है? उनको इस बात पे एतराज़ था। तो मेरा ये है कि मुसलमान तो फिर शफीक भी होना चाहिए। जो बुजुर्ग है उसको तो बच्चों पे शफकत भी करनी है, उसने तो गुस्से को पीना भी है। तो बड़े एहतराम के साथ ज़ाकिर नाइक साहब ये भी कर सकते थे। उस सवाल के तो मेरा ख्याल में इतना बिल्कुल नहीं बनता था। मैं उनके कुछ और क्लिप्स भी देख चुका हूँ। आजकल वो उम्र के इस हिस्से में है, ठीक है, मैं कहता हूँ इस उम्र में बंदा चिड़चिड़ा हो सकता है। उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत लेक्चर्स दिए हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको मार्जिन देता हूँ कि चलो, बट नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इनकी जगह, मैं बताता हूँ इनकी जगह कौन होना चाहिए था, अगर जावेद अहमद गामदी साहब होते इनकी जगह, तो फिर आप देखते कि वो किस तरह से जवाब देते। उनसे भी ऐसे सवाल काफ़ी हुए, उनकी ज़ातियात पे सवाल हुए कि आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई। उन्होंने फिर भी बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया। मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अपनी क्वालिटीज़ हैं, वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं, वो मुझे उस पर भी मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अपना स्ट्रेंथ है, उनकी ज़ाकिर नाइक साहब की अपनी स्ट्रेंथ है, वो गैर मुस्लिमों के साथ मनाजरा करते हैं, वो इंजीनियर साहब तो नहीं करते, वो गामदी साहब तो नहीं करते, तो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। जावेद अहमद गामदी साहब की जो स्ट्रेंथ है ना, वो उनका इखलाक है। बिल्कुल। मुझे एक फ़ील आ रही है कि ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो हर बात में ना थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे थे। देखें, आप मेहमान आए हैं, ठीक है, आपकी थिंकिंग अपनी जगह, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो ज़्यादा कर रहे थे। मे बी उन्हें PIA के लगेज वाला गुस्सा था, क्योंकि वो सबसे पहले उनके साथ वो पैसे मांग लिए उनसे PIA ने। तो मैं समझता हूँ बहुत गलत बात थी। तो स्टेट गेस्ट से पैसे मांगना क्या ठीक है? बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है, ये तो नाशाइस्ता बदतहजीबी है। अमन भाई, वापस आते हैं आपके कंटेंट की तरफ। ये शबरदम श्रीवास्तव और जब अभिनंदन आया था उसके बाद भी आप काफ़ी वायरल हुए, तो ये आइडिया इंडियन आर्मी बनने का, तो ये कहीं स्टार प्लस से तो नहीं इमेजिन किया था? हाँ, बचपन में मैंने दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी हैं, एक स्टार प्लस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है ना, नेशनल ज्योग्राफिक। अच्छा। और वो हिंदी में देखा है मैंने, इसीलिए आप मेरी हिंदी देखते हैं इस तरह, थोड़ी अच्छी, थोड़ी बेहतर है, क्योंकि मैंने वो बहुत ज़्यादा देखा है। और मुझे ना एक ख़ास लगाव है जो इंडिया का मीडिया है ना, उनकी जो स्टुपिडिटी है, जो वो एग्जैजरेशन करते हैं, उससे मुझे एक ख़ास लगाव है, और मुझे वो कंटेंट बनाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने बनाई थी, स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने, आई थिंक घातक न्यूज़ से स्टार्ट किया। घातक न्यूज़, हाँ, वो इंडियन मीडिया की ही पैरोडी है कि इंडियन मीडिया जो है वो हर चीज़ को कैसे दिखाता है। आई थिंक एक मैच था जो सबसे पहली घातक न्यूज़ थी, इंडिया का कोई न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल्स था, आई गेस, वो हार गया था। हाँ। तो सबसे पहली जो मेरी घातक न्यूज़ थी, मैंने मैंगो बाज में उधर वो बनाई थी, उस पर बनाई थी, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब भी वो हर साल, आई मीन, किसी ना किसी मौके पर वायरल हो ही जाती है। तो उसके बाद फिर जब इनका वाक़या हुआ, अभिनंदन साहब का, चाय पीने आए थे वो, तो उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाया, 2, 3, 4 वीडियोस मैंने उस पर बनाई, तो बड़ा मज़ा आया। और आखिर में अमन भाई आपसे आखिरी क्वेश्चन करूँगा, ये बताइए कि आप भी डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएशन से मुंसलिक हैं, और ये बताएं कि डिजिटल मीडिया का अब आने वाले वक्त में फ्यूचर क्या है?
डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और मैं तमाम देखने सुनने वालों को हमेशा ये पैगाम देता हूँ कि 9 to 5 छोड़ें, अच्छा। ठीक है, जिससे हो सकता है। कल बड़ा ज़बरदस्त एक कोट मैंने पढ़ा कि लोग अपने बिजनेस को 3 साल नहीं दे सकते, लेकिन नौकरी को 40 साल दे देते हैं। 40 साल दे देते हैं। तो अपना जिससे हो सके, हमारी शरीयत भी हमें कहती है कि कारोबार में बरकत है। कारोबार में बरकत। तो आप अपना कारोबार शुरू करें, अल्लाह बरकत डालेगा। और ई कारोबार करें। एआई ने कितना अफेक्ट किया है डिजिटल कंटेंट को? जैसे कंटेंट राइटर, आप भी कंटेंट राइटर रह चुके हैं, कंटेंट राइटर्स की जॉब बड़ी खतरे में पड़ गई है एआई के आने के बाद, चैट जीपीटी के आने के बाद। आगे आने वाले वक्तों में और ज़्यादा एआई का रुझान बढ़ जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा अभी हनूज दिली दुरुस्त वो कहते हैं। हाँ, बहुत देर है अभी एआई जो है ना, अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पर है। जिस तरह का एक सोचा जा रहा था कि ये खा जाएगा जॉब्स, अभी फ़िलहाल तो इतना कोई चांस नहीं है। और मैंने तो ये नोट किया है, एआई जितना मर्जी आगे चला जाए, जब तक पीछे कोई अच्छा देखें, वो बहुत सारी अब कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उधर मशीनें आ गई। एआई आर्ट नहीं कर सकती। इंसान का जहन जो है ना, जो आर्टिस्ट का जहन है, उस तक एआई ने चरबाई बनाना है ना। हाँ। जैसे बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड का चरबा बनाता, और लॉलीवुड फिर बॉलीवुड का चरबा बनाता है, तो एआई ने चरबाई बनाना। जब तक एआई के पीछे आर्टिस्ट, मैं क्योंकि मेरा जो छोटा भाई शेरू है वो भी एआई पे काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन एआई को आप उसके ऊपर छोड़ नहीं सकते। उसके पीछे जब तक एक आर्टिस्ट खुद नहीं होगा, आप उससे वो काम ले ही नहीं सकते। अच्छा, वो जो शेरू फट गया था वो सिल गया? शेरू नहीं शेरू नहीं फटा था, शेर फटा था। शेरू तो मेरा भाई है छोटा। खैर, शेर जो है ना, वो पीछे से वो साइड से फट गया था, तो बस वो अभी बेचारा पड़ा हुआ है ऊपर, इंतज़ार कर रहा है। एक ना अलहदा ड्रॉर में पड़ा हुआ है वो, उसमें ना आगे शीशा भी लगा हुआ है, तो ऊपर से मुझे वो देखता रहता है कि कब निकालोगे। तो अनकरीब देखें। इसको मैं डेमोक्रेसी की नज़र से देखता हूँ, उसकी अनक से देखता हूँ। इस वक्त आपको कोई भी जो फेयर तज्ज़िया देने वाला शख्स है, चाहे वो इमरान खान का मुखालिफ हो, वो आपको बताएगा कि 70% जो इस वक्त आवाम है वो इमरान खान साहब के साथ और उनकी पार्टी के साथ खड़ी हुई। तो इतनी बड़ी जो इतना सारा वोट है उनका, इतनी बड़ी आवाम जो उनके साथ है, तो जब वो बंदा जेल में जाएगा तो जाहिर है एक डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, क्योंकि आवाम ने बड़े जतन करके 8 फरवरी को वोट डाला था। क्या कभी सियासत में आने का प्लान है, और अगर आएंगे तो इंतखाबी निशान क्या होगा? देखें, मेरा ये मानना है कि इंसान को, जब मैंने आपको एक मशवरा भी दिया था कि जो आना चाहता है ई कॉमर्स में या सोशल मीडिया पर, पहले देखे कि वो कर सकता है या नहीं। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा ये काम बनता नहीं है, ठीक है। तो मुझे फिर क्रिकेटर आ सकते हैं, तो एक्टर भी यही प्रॉब्लम है ना। यही प्रॉब्लम है। हमारे सियासत में आने का क्राइटेरिया बड़ा अजीब है कि जो बदतमीज़ी कर सकता है, जो गालम गलोच कर सकता है, वो आगे आ सकता है। अवाम उसको पसंद करती है, अनफॉर्चुनेट है। ये काम नहीं है सियासतदान का। तो अगर मैं फ़िलहाल तो ये नहीं समझता, मेरा काम एज एन आर्टिस्ट अवाम को आगाह करना है, अपने सैटायर के ज़रिए अवाम को इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, मैंने उनको अवेयर करना है, ये मेरा काम है। तो फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी का एक सबक है। मेरे साथ एक बड़ी अजीब चीज़ हमेशा हुई है कि जो मैं नहीं चाहता वही चीज़ मेरे सामने आ जाती है, मुझे वो करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं यूके जाने लगा, उससे पहले मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं सोचता था कि दुनिया में कहीं भी चला जाऊँगा, यूके नहीं जाऊँगा। अच्छा, यूके जाना पड़ा। अच्छा, जब कार लेने की बारी आई, कार लेनी है, दुनिया की कोई भी कार ले लूँगा, मेहरान नहीं लूँगा, मेहरान लेनी पड़ी। अच्छा, जब मैंने पहली अपनी फ्रीलांसिंग जॉब शुरू की, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, मैं राइटिंग नहीं कर सकता। मैंने 5 साल राइटिंग से करोड़ों कमाए। तो हू नोज़। तो आपने ये बता दिया कि आपका सियासत में आने का फुल मूड है, हो सकता है। नहीं, मूड तो नहीं है, बट कुछ कह नहीं सकते। हाँ। नाज़रीन, मेरे साथ ओन अली खोसा मौजूद थे, आपने इनकी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा इनके साथ पॉडकास्ट करके। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका बहुत शुक्रिया। और इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे।
मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।